ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈಗ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. नव कर्नाटक परिवर्तन रैली कि आज के इस समारोह में उपस्थित इस परिवर्तन यात्रा के नायक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बीएस येदियुरप्पा जी, कर्नाटक के लोकप्रिय नेता, भारत सरकार में मंत्री के रूप में पूरे देश के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे परम आदरणीय श्री अनंत कुमार जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, भारत सरकार के मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री जगदीश शेट्टर जी, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री आर अशोक जी, कर्नाटक लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री के.एस. ईश्वरप्पा जी, एमएलसी एंड एक्स मिनिस्टर श्री वी सोमन्ना जी, एमपी सुश्री शोभा करंजले जी, एमएलए एंड एक्स मिनिस्टर श्री सी.टी. रवि जी, एमपी बेंगलोर साउथ श्री पी.सी. मोहन जी, एस मुनिराजू जी, श्री रवि कुमार जी, श्री एस सुरेश कुमार जी, डॉक्टर अश्वनारायण जी, श्री एस.आर. विश्वनाथ जी, श्री रवि सुब्रमण्य जी, श्री रामचंद्र गौड़ा जी, श्री सुवन्ना जी, श्री जयदेव जी, सदाशिव जी, और आज के इस परिवर्तन कर्नाटक नवनिर्माण परिवर्तन रैली के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बेंगलोर से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, श्री श्री बाल गंगाधर महास्वामी के नाम पर स्थापित इस स्थल पर मैं कर्नाटक नवनिर्माण यात्रा के महानायक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान वी.एस. येदियुरप्पा जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
उत्तर भारत में इस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैं कल रात्रि में ही बेंगलुरु आ गया था। आज प्रातः मैं कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू हूं। आज जब आपकी ताकत को उन्होंने देखा है तो उनको भी हिंदुत्व याद आ रहा है, वैसे ही जैसे राहुल गांधी को जैसे गुजरात में मंदिर याद आ रहे थे। हिंदुत्व तो भारत की जीवन पद्धति है। हिंदुत्व कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब या उपासना विधि नहीं, बल्कि भारत के अनुसार जीवन जीना, जो ये दुनिया की उत्कृष्टतम जीवन पद्धति है, उसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। लेकिन हिंदुत्व गोमांस खाने की वकालत नहीं करता है। और मैं यहां के माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अगर आप भी हिंदू हैं और हिंदुत्व के पैरवी करते हैं तो फिर गौमांस की पैरवी आपके द्वारा किया जाना कितना उचित है। याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में थी, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारित किया था, लेकिन कांग्रेस ने उस अभियान को आगे नहीं बढ़ने दिया था। चुनाव आते हैं, आपकी एकता को देखती है तो कांग्रेस आपको जाति के नाम पर बांटना चाहती है। कांग्रेस आपको तमाम अन्य वादों में बांटना चाहती है। कांग्रेस इस देश के लिए आज एक बोझा बन चुकी है, एक समस्या बन चुकी है। अपने भ्रष्ट कारनामों के कारण, अपने भ्रष्ट आचरण के कारण, अपनी विभाजनकारी नीतियों के कारण और साथ ही साथ कर्नाटक जैसे राज्य में, जिस कर्नाटक को विकास का एक अग्रदूत बनकर के आगे बढ़ना चाहिए था, कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में इस राज्य को पीछे धकेलने का कार्य किया है। और इसलिए हम सब आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि जैसे दिल्ली में आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विकास का एक खाका खींच करके देश का विकास कराना चाहती है, देश के विकास की इन योजनाओं को कर्नाटक के नौजवानों के लिए, कर्नाटक के किसानों के लिए, बेंगलुरु जैसे सिटी के लिए विकास की वह योजनाएं आ सकें, यहां लागू हो सकें, इसके लिए कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी आवश्यक है। आप जानते होंगे, जब केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कर्नाटक को बेंगलुरु को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला था, मिली थी। बेंगलुरु को और भी तमाम प्रकार की योजनाएं मिली। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए तो स्मार्ट सिटी के रूप में बेंगलुरु का भी चयन होता है। लेकिन उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी। उस दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने नहीं किया। और इसीलिए दुनिया के अंदर आईटी सिटी के रूप में विख्यात बेंगलुरु विकास की इस दौड़ में पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए कि विकास की इस दौड़ में
हमें डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करना है तो स्टेट और सेंट्रल में एक समान विचारधारा वाली एक समान पार्टी की सरकार चाहिए। अगर हमें स्टैंड अप और स्टार्टअप के माध्यम से अपने युवाओं को आगे बढ़ाना है तो हमें एक समान विचारधारा की एक पार्टी की सरकार सेंट्रल और स्टेट में चाहिए। और अगर हमें सेंट्रल की सभी योजनाओं को अपने यहां लागू करके अपने यहां के नागरिकों को खुशहाल करना है तो भी एक समान विचारधारा की सरकार चाहिए। कांग्रेस का विकास से कोई वास्तव नहीं रहा। आज तो अगर कांग्रेस की सरकार यहां पर है तो यह कांग्रेस के लिए एक एटीएम से बढ़कर के और कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसका इस्तेमाल इस रूप में करना चाहेगी और करेगी भी। पूरे देश से कांग्रेस का तंबू उखड़ गया है। आज कांग्रेस के लिए पूरे देश के अंदर जनता एक एक करके उसको हटा रही है। अभी आपने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावों को देखा होगा। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता ली है और गुजरात में पुनः छठी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का गठन किया है। अगर गुजरात में अगर छठी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार का गठन करती है, सरकार बनाती है, तो गुजरात का विकास भी देश के लिए एक मानक बन रहा है। आखिर कर्नाटक के अंदर क्यों नहीं? कर्नाटक के अंदर भी इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और याद रखना, कर्नाटक ने हर विपरीत परिस्थिति में देश को राह भी दिखाई है। याद करिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। भगवान राम जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, भाइयों बहनों, वे जंगलों में भटक रहे होते हैं, कोई आस नहीं होती है, कोई ठिकाना नहीं मिलता है, तो कर्नाटक में बजरंगबली हनुमान जी ने उन्हें एक राह दिखाने का कार्य किया था। याद करिए, हनुमान जी की जन्मभूमि कर्नाटक है। हर सम विषम परिस्थिति में राह दिखाने वाली भूमि कर्नाटक की है। और यहां से जो राह दिखती है, बजरंगबली हनुमान जी तो उसके प्रतीक हैं। अतुलित बलधामम हेम सैलाब, यानी वह कितनी ऊर्जा के प्रतीक हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। हर सम और विषम परिस्थितियों में निर्णय लेकर के समाज को एक नई रास्ता दिखाने वाले हैं। तो कर्नाटक की भूमि तो भगवान राम को राह दिखाने वाली है और कर्नाटक की इस भूमि को वर्तमान में एक बार पुनः आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए राह बनानी है। इसलिए एक बार जहां हम सब इस देश से आपके पास आए हैं, वहीं लोग इस बारे में पूछने लगते हैं। एक और दक्षिण भारत से, कर्नाटक की भूमि से हनुमान जी ने राह दिखाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कि माता सीता कहां है और उन्हें कैसे हम वापस लेकर के आएंगे। और दूसरी तरफ जब मैं कर्नाटक की बात करता हूं तो मेरा तो एक स्वाभाविक अधिकार बनता है इस दिश से, क्योंकि मैं जिस परंपरा से हूं, महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की परंपरा, वह कर्नाटक के साथ अभिन्न संबंध रखती है। अभिन्न संबंध किस रूप में? आप जानते हैं, भगवान गोरक्षनाथ जी को कर्नाटक में मंजुनाथ के नाम पर माना जाता है। मंजुनाथम ही गोरक्षम, मंजुनाथ ही गोरक्षनाथ हैं। मैंगलोर में गोरखनाथ जी का मठ और श्री श्री आदि चुनचुनगिरी मठ महास्थानम में भगवान भैरवेश्वर का मठ, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। कैसे हम धर्म की स्थापना करके लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकें, समाज को एक नई दिशा दे सकें, विकास के पथ पर लोगों को अग्रसर कर सकें। ये जो अद्भुत परंपरा है,
ये आपस में मेल खाती है। बजरंगबली हनुमान जी उत्तर से आए हुए भगवान राम को एक दिशा दे करके माता सीता को वापस लेने और राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करते हैं, तो महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी यहां पर आकर के धर्म की स्थापना के उस कार्य को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया आज उसी भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आपके बीच में आई है। मैं कहना चाहता हूं, आज एक और जब मोदी जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार पूरे देश के अंदर विकास की नई नई योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रही है, वहीं साथ ही साथ जब हम कर्नाटक की बात देखते हैं, एक समय बेंगलोर देश और दुनिया के अंदर एक आईटी सिटी के रूप में अपनी धमक दिखाता था। आज कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब और बदतर हो चुकी है। अकेले भारतीय जनता पार्टी के 22 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या अब तक होना इस बात को बताता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। यह आपराधिक प्रवृत्ति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तब पैदा होती है जब सत्ता का संरक्षण और सामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों को मिलना प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं थी, तो भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार की अराजकता की स्थितियां थी। वहां पर अव्यवस्था थी, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, अपराध चरम पर था, हर दूसरे दिन दंगे होते थे। लेकिन हमारी सरकार आई, पिछले 10 महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस मजबूती के साथ आज वहां पर सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह के मार्गदर्शन में जिस तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम लोगों ने कंट्रोल किया है, अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर विकास जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमने नौजवानों के लिए वहां पर कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अब तक हम लगभग 1.5 लाख नौजवानों को उनका विभिन्न सेक्टर्स में प्लेसमेंट करा करके हमें उनको जीवन को एक नई राह दिखाने का कार्य किया है। स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम यूथ के लिए अद्भुत कार्यक्रम है। हमारे यूथ के लिए स्टार्टअप की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। SC ST के लिए, महिलाओं के लिए स्टैंड अप योजना की कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको सरकार को समझना पड़ेगा, केंद्र सरकार का अनुगमन करना पड़ेगा, उन योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस की सरकारें इसको समझने का कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि कांग्रेस तो फूट डालने का कार्य कर रही है, आपस में बांटने का कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा अभी हाल ही में संसद का सत्र चल रहा था और संसद के सत्र के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण विधेयक, जब ट्रिपल तलाक से संबंधित विधेयक संसद में रखा गया, तो कांग्रेस दोहरी चाल चलती हुई दिखाई दी थी। यह तय होना चाहिए, हमारी राह विकास से होगी या फतवों से होगी, इस देश को तय करना होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास हम सब की राह को आगे बढ़ाएगा, विकास हम सबको एक नई दिशा देगा, विकास हम सबके जीवन को खुशहाल करेगा। और विकास के माध्यम से बनने वाली ये राह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राह है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, जहां इस कार्यक्रम को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के द्वारा विभाजन की जो रेखाएं खींची जा रही हैं, जातीय आधार पर समाज को बांटना, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलने वाली योजनाओं में बाधाएं पैदा करना, और फिर
ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर भी कांग्रेस आज तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, संसद में बिल को पास नहीं होने दे रही है, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो कहीं फिर भारत दुनिया का सिरमौर न बन जाए। कांग्रेस इसलिए इसमें बाधक बना हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब आज आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के जिस अभियान को लेकर के आपके पास आई है, यह एक समग्रता का दर्शन है, जिसमें गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, समाज के हर तबके का समग्र विकास तो होगा ही, साथ साथ भारत दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए भारत की इस तस्वीर को देख करके पूरी दुनिया उसका अनुगामी बनता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आप सबसे इस बारे में आग्रह करने के लिए आई है। मैं अभिनंदन करूंगा श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी का। येदियुरप्पा जी ने अब तक लगभग 160 असेंबली सीट की यात्रा करके पूरे कर्नाटक में इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कर्नाटक के नव निर्माण की जो एक आधारशिला पुनः प्रारंभ की है। हम सब लोग मिलकर के उन्हें अपनी शुभेच्छा देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान पूरे कर्नाटक के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। कर्नाटक एक बार पुनः पूरे देश के अंदर नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन के इस महाअभियान के साथ हम सब सहभागी बनकर के कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने में, सरकार बनाने में हम सभी लोग अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್, ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಆ ಒಂದು ಹೂಮಾಲೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ, ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೂಮಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣನವರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ, ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾತ್ರೆ. ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ, ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಜಗದೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಮಲವು ಅರಳಲಿ, ಕೇಸರಿ ಮರಳಲಿ, ಕರುನಾಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಪುರುಷರಾದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಅಭಿಮಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ.